अगर आप हेनरी लॉ के न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो एनसीईआरटी में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, एक दो न्यूमेरिकल्स को छोड़कर। लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हेनरी लॉ के करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तो तभी आपको कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी, और वो प्रॉब्लम्स अभी एक वर्ड से नहीं समझाई जा सकती है। लेकिन आपको मैं ये जो न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट की वीडियो समझा रहा हूँ, इसे देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली क्या चीज़ आपको हेनरी लॉ में नहीं मालूम है। देखिए, हेनरी लॉ नहीं समझा रहा हूं मैं, हेनरी लॉ के फॉर्मूले समझाऊंगा। देखिए, लॉ कुछ इस तरीके से है कि अगर एक लिक्विड, ये एक लिक्विड है जैसे वाटर, अगर वाटर के सरफेस पर कोई गैस मौजूद हो, जैसे ये रेड डॉट्स गैस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो गैस के पार्टिकल अंदर भी डिजॉल्व हो जाते हैं और अंदर वाले ये पार्टिकल रेड वाले बाहर भी जाते हैं, यानी यहां इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है। ऊपर भी गैस बनी रहती है और नीचे भी। जितनी ज्यादा ऊपर गैस का प्रेशर होगा, जितना ज्यादा ऊपर गैस का प्रेशर होगा, उतना ही ज्यादा मास आपको गैस का डिजॉल्व नजर आएगा। एक बात याद रखिए, यहां सिर्फ एक ही गैस नहीं है, यहां गैसेस का मिक्सचर है, लेकिन हमारा ध्यान सिर्फ एक ही गैस पर है, रेड वाली। और जितना ज्यादा इस रेड वाली गैस का ऊपर प्रेशर होगा, पार्शियल प्रेशर मिक्सचर में इस गैस का प्रेशर, तो जितना ज्यादा ऊपर प्रेशर होगा उतना ही ज्यादा नीचे मास डिजॉल्व होगा। तो ये पहला सेंटेंस मैंने बोला जो आपको अभी लर्न करना है कि जितना ज्यादा ऊपर प्रेशर उतना ज्यादा नीचे मास। तो कितना मास गैस का डिजॉल्व होगा वो डिपेंड करता है ऊपर वाले प्रेशर पर। अब मास ग्राम में होता है, मगर यहां लिखा है ग्राम पर लीटर। इसका मीनिंग है कि ये जो मास दिया जा रहा है ना ग्राम में, ये 1 लीटर वाटर या 1 लीटर सॉल्वेंट में, मतलब जो मास आप निकालेंगे, या जो मैं मास कह रहा हूं कि जो मास डिजॉल्व है वो मास बताना है 1 लीटर सॉल्वेंट में। तो इसलिए जैसे अगर कोई गैस 20 ग्राम डिजॉल्व है तो 20 ग्राम नहीं, सिर्फ 20 ग्राम पर लीटर, तो 20 ग्राम पर लीटर मास डिजॉल्व है। तो ये जो मास है ना, ये जो मास वर्ड है, अब ये मास वर्ड सॉल्युबिलिटी वर्ड कहलाएगा। अब ये मास वर्ड सॉल्युबिलिटी कहलाएगा। इसका मतलब हो गया कि सॉल्युबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। सॉल्युबिलिटी बेसिकली अमाउंट होती है, तो अमाउंट यानी सॉल्युबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी गैस की जितना ज्यादा गैस का ऊपर प्रेशर होगा। अब पहले यहां चलिए, सबसे पहले हम इस चीज को क्लियर करेंगे। ये पहला फॉर्मूला है, ये स्मॉल एम, यही स्मॉल एम, ये ग्राम पर लीटर, यानी गैस का मास जो नीचे डिजॉल्व है। और ये गैस का मास किस पर डिपेंड करता है? ऊपर वाले प्रेशर। ये ऊपर, ये पी क्या है? पी ऊपर वाला प्रेशर है। तो ये नीचे गैस का कितना मास डिजॉल्व होगा ये डिपेंड करता है ऊपर कितना प्रेशर है। तो सॉल्युबिलिटी यानी मास डिजॉल्व इन पर लीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन। अब मैंने प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए इक्वल टू का साइन लगाया और KH लगाया, KH एक कांस्टेंट। तो ये जो KH है, ये KH हेनरी गैस कांस्टेंट कहलाएगा। अब अगर मैं सॉल्युबिलिटी को P से डिवाइड कर दूं, सॉल्युबिलिटी डिवाइड बाय P यानी मास डिवाइड बाय प्रेशर। मास कौन सा? नीचे वाला, प्रेशर ऊपर वाला, मास नीचे वाला, गैस का, ब्लैक वाले पार्टिकल का नहीं। तो ये कह रहा है कि M बाय P कांस्टेंट आएगा, मतलब M बाय P का रेशियो चेंज नहीं होगा। मीनिंग कि अगर मैं इसमें प्रेशर को लगातार चेंज करूं, बढ़ाऊं या घटाऊं, तो उसी के अकॉर्डिंग मास भी घटता बढ़ता रहेगा। मगर जब जब मैं M और P का रेशियो निकालूंगा तो वो रेशियो हमेशा फिक्स एक ही रेशियो आएगा, और वो किसके बराबर आएगा? KH। इसका मतलब कि अगर पहले मास M1 है, यानी इस प्रेशर पर इतना मास डिजॉल्व है, तो अगर मैं प्रेशर P2 कर दूं तो मास डिजॉल्व हो जाएगा M2। मगर रेशियो जब मैं निकालूंगा तो रेशियो में कोई चेंज नहीं आएगा। इससे एक फॉर्मूला बनेगा M1 बाय P1 इक्वल्स टू M2 बाय P2। यहां M और M2 की जगह, M1 और M2 की जगह S भी लिखा होता है, S1 और S2।
तो यहां S लिखा है तो भी उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए, अब जितना ज्यादा ऊपर प्रेशर है, मैं कुछ एरो लगाऊंगा अभी, जितना ज्यादा ऊपर प्रेशर है उतना ही ज्यादा मास है। अब ये एरो दिखा रहा है कि अगर ऊपर का प्रेशर बढ़ा तो नीचे मास बढ़ेगा गैस का जो डिजॉल्व है, तो ऊपर प्रेशर बढ़ेगा तो नीचे गैस का मास बढ़ेगा। अब यहां आ जाइए नंबर ऑफ मोल्स पर। नंबर ऑफ मोल्स किसके? नंबर ऑफ मोल्स गैस के। नंबर ऑफ मोल्स गैस के मतलब है गैस के मॉलिक्यूल्स की संख्या पर आ जाइए। जाहिर सी बात है, मास ज्यादा होगा तो गैस के मॉलिक्यूल्स की संख्या भी नीचे ज्यादा होगी, लेकिन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग समझते हैं। नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल है? मास अपॉन में मोलर मास। अब जो मोलर मास होता है किसी भी गैस का वो फिक्स होता है। सपोज ये गैस अगर N2 है तो मोलर मास N2 का होता है N मल्टीप्लाई में 2। N की जगह मैं 14 डालूंगा तो ये 28 ग्राम आ जाएगा, यानी N की जगह एटॉमिक मास। तो हमेशा नाइट्रोजन गैस के लिए ये वैल्यू 28 फिक्स है। तो नंबर ऑफ मोल्स कब बढ़ेंगे? जब मास बढ़ेगा। मतलब कि अगर प्रेशर बढ़ा तो मास बढ़ेगा नीचे, और मास बढ़ेगा तो नंबर ऑफ मोल बढ़ेंगे। तो इस पर भी अपवर्ड एरो लगा लीजिए। इसका मतलब है कि पार्शियल प्रेशर बढ़ने से नीचे मौजूद गैस के नंबर ऑफ मोल्स जो डिजॉल्व हैं वो बढ़ जाएंगे। अब नंबर ऑफ मोल्स से एक चीज निकलती है मोल फ्रैक्शन। तो क्यों ना मैं यहां लिख दूं मोल फ्रैक्शन। तो ये है मोल फ्रैक्शन। तो नंबर ऑफ मोल से एक चीज निकलती है मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन यानी ये चाई का फॉर्मूला है कि गैस के मोल ऊपर, अगर गैस का मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं तो गैस के मोल ऊपर और टोटल मोल नीचे, जिसमें गैस के भी मोल इंक्लूड होंगे और वाटर के भी। अब इस सिचुएशन में आप ये देखिए कि अगर पार्शियल प्रेशर बढ़ाने से नंबर ऑफ मोल्स गैस के बढ़ते हैं नीचे, तो नंबर ऑफ मोल्स अगर गैस के बढ़ेंगे तो क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ऊपर लिखा है तो इससे मोल फ्रैक्शन भी बढ़ेगा। अगर आपको मैथमेटिकली नहीं आता है समझ में तो ये बताइए कि अगर मुझे गैस के मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन बढ़ाना है तो नंबर ऑफ मोल्स गैस के बढ़ा दीजिए। नंबर ऑफ मोल्स गैस के बढ़ेंगे तो अपने आप ही गैस के मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन बढ़ेगा। इसका मतलब इस पर भी अपवर्ड एरो लगा दीजिए और अब इन दोनों में रिलेशन निकालिए। पार्शियल प्रेशर ज्यादा तो मास ज्यादा, मास ज्यादा तो नंबर ऑफ मोल्स गैस के ज्यादा, और नंबर ऑफ मोल्स गैस के ज्यादा तो मोल फ्रैक्शन गैस का ज्यादा। तो अगर गैस का मोल फ्रैक्शन ज्यादा है तो फॉर्मूला कुछ ऐसे बना दीजिए कि पार्शियल प्रेशर अगर ज्यादा तो मोल फ्रैक्शन गैस का ज्यादा। अब इस रिलेशन को देखिए, ये रिलेशन कह रहा है कि जो पार्शियल प्रेशर है यानी ऊपर जो गैस का प्रेशर है वो डिपेंड करता है नीचे कितने मॉलिक्यूल्स हैं। जितना ज्यादा फ्रैक्शन नीचे मौजूद होगा, फ्रैक्शन पर बात करेंगे मोल फ्रैक्शन, जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन गैस के मॉलिक्यूल्स का मौजूद होगा उतने ही ज्यादा ऊपर पार्शियल प्रेशर होगा। उल्टा ऐसे हो गया कि पार्शियल प्रेशर ऊपर जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा नीचे फ्रैक्शन, नीचे जितना ज्यादा फ्रैक्शन होगा उतना ज्यादा ऊपर पार्शियल प्रेशर। तो ये इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी है कि ऊपर मौजूद प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नीचे मौजूद गैस के मॉलिक्यूल्स के फ्रैक्शन के। अब अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा दूं तो मैं यहां भी एक KH लगाऊंगा। तो क्या ये KH और ये KH डिफरेंट है? हां बिल्कुल। इस क्वेश्चन में जो KH आता है, इस फॉर्मूले में जो KH फिट होता है इस वाले में, उस KH के बारे में आप दो बातें पहले अपने माइंड में डाल के रखेंगे न्यूमेरिकल करने के लिए। जितना ज्यादा KH आएगा, जितना ज्यादा ये KH आएगा, ग्रेटर KH लेसर सॉल्युबिलिटी। यानी अगर किसी गैस का, ये KH गैस के लिए होता है, अब ये मैं हेनरी की थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट में समझा चुका हूं। KH गैस के लिए होता है, गैस का कांस्टेंट होता है। सपोज यहां नाइट्रोजन गैस है तो KH की वैल्यू वाटर के लिए नहीं होती है, KH की वैल्यू गैस के लिए होती है। और जितनी ज्यादा KH की वैल्यू होती है गैस के लिए उतनी ही गैस कम सॉल्युबल होती है। और गैस अगर कम सॉल्युबल है तो मतलब अंदर गैस के मोल कम है। तो ऐसी कंडीशन में जब KH बहुत ज्यादा होता है तो हम अक्सर ये नीचे वाले नंबर ऑफ मोल्स को हटा देते हैं फॉर्मूले से, क्योंकि फिर इन नंबर ऑफ मोल्स को इस वैल्यू में ऐड करने से कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो जब भी मैं न्यूमेरिकल में N गैस हटाऊं तो इसका मतलब होगा कि KH बहुत ज्यादा दिया हुआ है।
ये फॉर्मूला कब लगाना है इसका एक और क्लू है, जैसे ये वाला नहीं लगाना है, ये वाले से न्यूमेरिकल करना है, उसका क्लू है KH की यूनिट बार, ATM, पास्कल या mm ऑफ Hg। अगर KH की ये यूनिट है, अगर KH की यूनिट बार, ATM, पास्कल, mm ऑफ Hg है, तो ये देखकर ही पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन इस वाले KH से सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि इस वाले में KH की यूनिट बार, पास्कल या ATM में नहीं दी होगी। तीसरी चीज, तीसरा फॉर्मूला है ये दूसरा, आप इसे दूसरे नंबर पर क्लियर कीजिएगा और इस पर आ जाइए आप तीसरे नंबर पर। यहां देखिए, अगर ऊपर प्रेशर ज्यादा है तो नीचे मास गैस का जो डिजॉल्व गैस है वो ज्यादा होगी, और अगर डिजॉल्व गैस ज्यादा है तो गैस के नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे। अब इसी बात से आप यहां आ जाइए मोलैरिटी पर। अब मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस डिवाइड बाय वॉल्यूम। गैस की मोलैरिटी निकाल रहे हैं तो गैस के मोल और वॉल्यूम सॉल्यूशन का, तो मोलैरिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस डिवाइड बाय वॉल्यूम। अब आप ये देखिए कि अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बढ़ते हैं, अगर ऊपर प्रेशर बढ़ाने से नीचे गैस के मोल बढ़ते हैं, जैसा वो एरो दिखा रहा है कि ऊपर प्रेशर बढ़ाने से नीचे मोल के गैस बढ़ेंगे, तो फिर मोलैरिटी भी बढ़ेगी, क्योंकि n ऊपर वाली वैल्यू n बढ़ेगा तो m भी बढ़ेगा। इसका मतलब कि जब ऊपर मैं प्रेशर बढ़ाता हूं तो मास भी बढ़ता है, नीचे नंबर ऑफ मोल्स भी बढ़ते हैं, नीचे मोल फ्रैक्शन भी बढ़ता है और मोलैरिटी भी बढ़ती है। तो इसका मतलब कि मोलैरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ऊपर मौजूद प्रेशर पर। और अब फिर से यहां इक्वल्स टू का साइन हटाकर एक कांस्टेंट लगाइए KH। अब इस KH के बारे में दो बातें अलग से याद रखनी है और यह समझना है कि यह फॉर्मूला कब इस्तेमाल करना है। इफ KH इज लेस, अगर KH लेस हो इस फॉर्मूले में, अगर KH लेस हो तो M ऑल्सो बिकम लेस। तो अगर KH कम हो तो या ऐसे लिख दूं, इफ KH इज लेस solubility ऑल्सो बिकम लेस। इसका मतलब कि अगर यहां KH कम होगा, अगर ये इस फॉर्मूले में KH कम है तो सॉल्युबिलिटी कम होगी। यहां उल्टा है, अगर KH ज्यादा है तो सॉल्युबिलिटी कम है। यहां अगर KH कम है तो सॉल्युबिलिटी कम है। मतलब कि KH इस फॉर्मूले में KH बढ़ता है तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, KH घटता है तो सॉल्युबिलिटी घटती है। यानी कि इस फॉर्मूले में अगर KH की वैल्यू ज्यादा है तो इसका मतलब है कि गैस ज्यादा सॉल्युबल है, लेकिन इस फॉर्मूले में अगर KH की वैल्यू ज्यादा है तो इसका मतलब है कि गैस कम सॉल्युबल है। इस फॉर्मूले में KH की वैल्यू का मतलब कि अगर KH की वैल्यू इन यूनिट्स में है तो KH ज्यादा होने पर सॉल्युबिलिटी कम लेनी है। इस वैल्यू में, इस इक्वेशन में जो KH होता है, कैसे पता चलेगा कि ये इक्वेशन लगानी है? इसके लिए जो यूनिट होगी KH की वो m/ATM इस KH की यूनिट। जैसे सपोज एक वैल्यू दी है 3.32 इंटू 10 की पावर -3 m/ATM, तो मैं इसे देखकर समझ जाऊंगा कि अब ये क्वेश्चन इस फॉर्मूले से होगा मोलैरिटी वाले, क्योंकि मोलैरिटी वाली यूनिट दी है। तो ये m/ATM भी हो सकता है, m/bar, m/पास्कल या वही m/मिलीमीटर ऑफ मरकरी। अब मैं P को नीचे ले जाता हूं, m/P इज इक्वल्स टू K, यानी m/P कांस्टेंट आएगा। और अगर m/P कांस्टेंट है तो इसका मतलब मोलैरिटी डिवाइड बाय प्रेशर का रेशियो चेंज नहीं होगा। तो अगर इस प्रेशर पर ये मोलैरिटी है तो इस प्रेशर पर ये मोलैरिटी होगी, मगर रेशियो में कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब रेशियो फिर भी इक्वल रहेगा। तो ये थर्ड फॉर्मूला इस्तेमाल होता है, और ये सेकंड, ये फर्स्ट, ये थर्ड, ये सेकंड। तो ये फॉर्मूले जब भी मैं इस्तेमाल करूं, कैसे इस्तेमाल करने मैं वो भी बताऊंगा क्वेश्चंस में। जब भी मैं ये फॉर्मूले इस्तेमाल करूं तो उससे पहले इस वीडियो को समझ लेना है, ध्यान से पढ़ लेना है, तभी आपको वो फॉर्मूले बिल्कुल क्लियर होंगे। यूनिट वाली बातों को जरा ध्यान रखना है। चलिए अब हम डायरेक्ट पहले एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स पर चलते हैं। एनसीईआरटी में इसके ये 5 क्वेश्चन है। एक तो एग्जाम्पल है 2.4, एग्जाम्पल जो स्टार्टिंग में मतलब पेज चैप्टर के बीच में सॉल्व्ड क्वेश्चन है। उसी के बाद, इसी एग्जाम्पल के बाद 2 अनसॉल्व्ड हैं जिन्हें इन टेक्स्ट लिखा हुआ आएगा उन पर। ये 2 एक्सरसाइज में, पहले हम इन्हें सॉल्व करेंगे
और उसके बाद चलते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस पर जो इनसे डिफरेंट है। अब आइए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि इफ N2 गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर। आप ऐसा समझ लीजिए कि वाटर में N2 गैस डिजॉल्व है, क्लोज कंटेनर है, कंटेनर क्लोज है, ये तो दिखाया नहीं है क्लोज, वैसे क्लोज है। तो वाटर में, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, इनमें N2 गैस डिजॉल्व है, और तो ये डॉट जो है रेड, ये N2 के लिए है, ये डिजॉल्व N2 है, डिजॉल्व N2, जो अंदर N2 है वो डिजॉल्व है, डिजॉल्व N2। तो पूछ क्या रहा है आखिर? पूछ रहा है हाउ मैनी मिलीमोल्स ऑफ N2 वुड डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर। तो मतलब कि वाटर है आपका 1 लीटर, वाटर 1 लीटर है मेरा, और ये सॉल्यूशन लिख देता हूं मैं यहां, कौन सा सॉल्यूशन है? 2.4। तो वाटर है मेरा 1 लीटर, तो मैं 1 लीटर यहां वाटर लिख देता हूं, आपके पिक्चराइजेशन में मदद होगी इससे। 1 लीटर वाटर है, और 1 लीटर वाटर में कितने मोल्स हैं N2 के? मतलब ये जो अंदर जो N2 है, N2 के मॉलिक्यूल्स, इनकी संख्या बतानी है मोल्स में। तो मैं लिख लेता हूं NN2, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2। ऊपर वाले नहीं बताने बेटा, डिजॉल्व वाले बताने। अब कह रहा है एज्यूम दैट द पार्शियल प्रेशर ऑफ N2, यानी ऊपर जो प्रेशर है, यहां जो प्रेशर है वो 0.987 बार है। और आपको तो पता ही है कि जितना ज्यादा प्रेशर होगा ऊपर, उतनी ज्यादा नीचे गैस डिजॉल्व होगी। ऊपर प्रेशर होने से नीचे डिजॉल्व होने का मीनिंग ये होता है कि पार्टिकल जितने ज्यादा ऊपर होते हैं, उतनी ज्यादा उनके बीच कोलिजन होते हैं, और उतनी ही ज्यादा चांस होते हैं पार्टिकल्स के पानी के अंदर नीचे आने के। ये प्रेशर तो लिख लीजिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 0.987 बार, ये मैंने लिख दिया। अब इसके बाद कह रहा है कि गिवन दैट हेनरी लॉ कांस्टेंट, तो KH दिया है। अब KH की यूनिट देखिए क्या है, बार पास्कल या ATM में ये दिया होता है। तो ये 76.8 किलो बार दिया है, मैंने किलो की वैल्यू डाल देता हूं 10⁻³ बार। अब आप यहां सोचिए कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले 3 तरीके के फॉर्मूलेस के बताए थे। एक तो ऐसे हो जाता था, P1 डिवाइड बाय स्मॉल m1, P2 डिवाइड बाय स्मॉल m2, और P1 डिवाइड बाय कैपिटल M1, और P2 डिवाइड बाय कैपिटल M2, और एक ये था P = KHX। इस फॉर्मूले का तो इस वे में इस्तेमाल करना है, और इन दोनों का इस फॉर्म में। मगर क्या ये फॉर्मूले यहां चलेंगे? नहीं, क्योंकि इन्होंने फिलहाल क्या दिया हुआ है? KH। तो जब भी KH दिया हो तो यही वाला फॉर्मूला चलेगा, P = KHX। तो चलिए इसे मिटा देते हैं हम इन्हें। निकालना क्या है? बड़ा आसान है यार, खोल के देखते हैं पहले। हैं फॉर्मूला लिखते हैं, P = KHX, P = KH मल्टीप्लाई, ये चाई होता है वैसे, इसे मैं X बोलता हूं, थोड़ा सुविधा रहती है। अब KH की वैल्यू है 76.48 × 10⁻³ बार, और आपका X, ये इस पे चाई N2 लिख लीजिए, चाई N2, और P प्रेशर कितना है? 0.987 बार। तो देखिए, अगर मैं इस वैल्यू को, या मैं पहले ये मोल फ्रैक्शन निकाल लेता हूं, मैं पहले ये मोल फ्रैक्शन निकालता हूं। इसके लिए ये चाई N2 और 0.987 को इससे डिवाइड कर दीजिए। तो 0.987 डिवाइडेड बाय 76.48 × 10⁻³, और यहां भी बार है, ऊपर भी बार है, दोनों यूनिट सेम होनी चाहिए, यूनिट कुछ भी चलेगी। बार पास्कल या ATM या mmHg, 4 यूनिट में आता है ये KH, तो वो यूनिट सेम होनी चाहिए। अब ये चाई N2 अगर निकल गया, अब ये चाई N2 आया है, ये चाई N2 मेरा निकल कर आया कितना? ये निकल कर आया मेरा 1.25 × 10⁻⁻5। तो ये मेरा चाई N2 निकल कर आया। क्या यही निकालना था? नहीं, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं N2 के। ये तो मैंने N2 का नीचे मोल फ्रैक्शन निकाल दिया।
तो बस फिर तो हो गया ना क्वेश्चन। देखो अगर मैंने मोल फ्रैक्शन निकाल दिया तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। तो अगर मुझे ये तो मालूम ही है 1.25 इंटू 10⁻⁻⁵, ये वैल्यू तो मालूम है, मैंने ऊपर निकाली है ये रही। अब मुझे क्या नहीं मालूम है, मुझे NN2 निकालना है। अब NN2 निकालने के लिए N वाटर यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर पता होने चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर है, कितना वाटर है, 1 लीटर, 1 लीटर वाटर है। तो पानी में एक चीज आसान होती है, देखिए पानी 1 लीटर मतलब 1000 ml वाटर दिया है मुझे, तो 1 लीटर का मतलब मुझे 1000 ml वाटर दिया है। अब यहां देखिए कि 1000 ml वाटर का मास कितना होता होगा। पानी की डेंसिटी ऑफ वाटर, सॉल्यूशन की डेंसिटी नहीं है, पानी की डेंसिटी है 1 ग्राम पर ml, ये पानी की डेंसिटी होती है। ये अगर नहीं दी है तो आप ले सकते हैं, क्योंकि ये 1 वैल्यू होती है ना, इसलिए इसे ले सकते हैं। बाकी ऐसा दूसरे केसेज में नहीं करना है। पानी का वॉल्यूम अगर दिया हो तो उसका मास निकालना इजी है, किसी और चीज का वॉल्यूम दिया हो तो ऐसा नहीं करना है। जितना पानी का वॉल्यूम दिया होता है उतना ही ग्राम में मास होता है। 1000 ml है ना, तो देखिए डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम, और वो कितना होता है पानी का, 1 ग्राम पर ml। अब मास मुझे निकालना है पानी का, वॉल्यूम पानी का 1000 ml, ml में लेना है इसे, 1 ग्राम पर ml। अब अगर मैं मास निकालूं तो मास आएगा 1000 ग्राम मल्टीप्लाई करने पर। तो यहां मैं पानी का मास डालने वाला हूं 1000 ग्राम। अब मास को मोलर मास से डिवाइड कर दीजिए, पानी के 18 ग्राम पर मोल, ये मोलर मास है। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला मास अपॉन में मोलर मास। अब ये चाई N2 की वैल्यू डाल देते हैं, कितनी है, 1.25 इंटू 10⁻⁻⁵। अब सवाल है कि ये 2 NN2 आ रहे हैं, तो आपको पता है आप इस वाले N2 को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, जो एडिशन में है। मल्टीप्लाई या डिवाइड में होता है, जैसे ये वैल्यू डिवाइड में है इनके, तो ऐसा नहीं करना है, इस वाली वैल्यू को नेग्लेक्ट किया जा सकता है। देखिए अगर मैं ऐसे लूं 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1000, तो अगर मैं डिवाइड करूं 1 और ये 1001, दोनों एक ऐड करके डिवाइड करूंगा और या एक बिना ऐड किए डिवाइड करूंगा तो आंसर में कोई खास फर्क नहीं आएगा। मगर अगर मैं ऊपर वाले 1 को इग्नोर करूंगा तो फिर तो वैल्यू बिल्कुल ही बदल जाएगी। तो इसे नहीं हटा सकते, इसे हटा सकते हैं। अब ये NN2 हटा क्यों सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स N2 के जो डिजॉल्व हैं वो कम है। अब ये मुझे कैसे पता चला बहुत कम है, क्योंकि KH की वैल्यू बहुत बड़ी है। देखिए 10⁻3, ये तो हो गई जैसे 76,480, 76,480। तो इतनी बड़ी वैल्यू, जितना बड़ा KH होता है उतनी ही कम गैस डिजॉल्व होती है। गैस के लिए होता है KH। अब KH की वैल्यू जितनी बड़ी होती है उतनी ही ज्यादा गैस कम डिजॉल्व होती है। मोस्टली 95% केसेस में KH की वैल्यू कम ही होती है, और कम होने का, कम है ये पता करने का तरीका है कि वैल्यू कम से कम 100 जितनी बड़ी हो, मतलब 0 से छोटी तो नहीं खैर, लेकिन वैल्यू डेसिमल्स में ना हो, 100 के करीब हो, तो वैल्यू काफी बड़ी है। तो इसलिए मैं इस NN2 को इग्नोर कर दूंगा और फिर मेरे पास बचेगा 1.25 10⁻⁵ NN2 डिवाइड बाय 55.55। इसे डिवाइड करेंगे तो 55.55 आएगा, और ये तो मैंने हटा ही दिया है। तो अब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे NN2, तो आपके मोल्स आएंगे 0.000716, और ये मोल्स हो जाएंगे 7। ये मोल्स मिली मोल्स में निकालना है, मोल्स की संख्या मिली में निकालनी है, तो 0.716 मिली मोल।
तो ये है ये क्वेश्चन, इसमें बस थोड़ा सा ये डेंसिटी वाला मैटर था, बाकी ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि है 2.6 H2S के बारे में। इसमें भी एक मेथड है, उसे देखें। अगला क्वेश्चन 2.6 कह रहा है कि इस बार वाटर में, फिलहाल वाटर 1 लीटर तो नहीं है, खैर तो इसे तो हटा दीजिए। इस बार वाटर में H2S गैस डिजोल्व की गई है, H2S, ये H2S गैस डिजोल्व की गई है। अब ये कह रहा है कि इस गैस की एसटीपी पर, यहां लिखिए एसटीपी पर इस गैस की ये मोलैलिटी दी है 0.195 स्मॉल m ऑफ H2S, यानी 0.195 मोलल। तो ये क्या दिया हुआ है, ये स्मॉल m का मीनिंग है मोलल। तो ये क्या दिया हुआ है, इस पर जरा नजर रखेंगे। मोलैलिटी किसकी, इस सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन में क्या है, H2S गैस है और वाटर है, और इसकी मोलैलिटी है 0.195 स्मॉल m सॉल्यूशन की। तो करना क्या है आखिर, चलिए यहां मैं पहले यहां एक फॉर्मूला लिखता हूं, P = KHX। वही इन्होंने कहा है कि अब ये चाय लगाऊंगा मैं, x को मैं चाय बोल रहा हूं। तो इन्होंने कहा है कि हेनरी लॉ कांस्टेंट निकालिए, मतलब KH निकालना है। तो यही फॉर्मूला लग पाएगा, बाकी के वो दो यहां भी नहीं लगेंगे। तो KH मुझे निकालना है। तो KH निकालने के लिए प्रेशर चाहिए ऊपर वाला, और ये चाहिए मोल फ्रैक्शन किसका, सोल्यूट का। और सोल्यूट कौन है, H2S। अब मोल फ्रैक्शन निकलता है या नहीं, चलिए इसे थोड़ा सा और इलैबोरेट करते हैं। H2S का प्रेशर चाहिए, ठीक है जी, और KH चाहिए, KH तो निकालना है। और इसे खोल लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। ये ही तो होगा ना फॉर्मूला। अब निकालना क्या है, इसमें से KH निकालना है। तो ये सारी चीजें पता करनी है। अब मोलल का क्या मतलब होता है, मोलल का मतलब होता है मोल पर केजी। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि स्मॉल m का मतलब होता है मोल पर केजी। अब मोल पर केजी, मोल किसके, मोल ऑफ H2S, और केजी किसका, केजी ऑफ सॉल्वेंट। यही मोलैलिटी का मोलैलिटी का ये मीनिंग होता है। अब ये कैसे पता चला कि यही मीनिंग होता है, मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। तो नीचे जो मास है ये सॉल्वेंट का है, और ऊपर जो मोल्स हैं वो सोल्यूट के हैं। तो इस तरीके से मुझे 0.195 मोल्स ऑफ H2S मिल गए, और एक चीज मिल गई 1 kg ऑफ वाटर, 1 kg ऑफ वाटर। यानी कि ये जो नीचे मोल्स डिजोल्व हैं ये तो हो गए उतने ही जितनी मोलैलिटी है, 0.195 मोल, और पानी का मास जो नीचे पानी है वो 1 kg है। तो जी क्वेश्चन हो गया ये। फिर तो क्यों हो गया, क्योंकि मैं यहां मोल्स डालूंगा H2S के 0.195, और यहां भी मैं मोल्स डालूंगा H2S के 0.195, यहां मैं वाटर के मोल डालूंगा। अब वाटर के मोल निकालने के लिए कितना मास है पानी का, 1000 ग्राम, और डिवाइडेड बाय मोलर मास 18 ग्राम पर मोल। सवाल है ये प्रेशर कहां से पता चलेगा, यहां से लिखा तो है STP। तो एट STP का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर, और स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है 273.15 केल्विन। और स्टैंडर्ड टेम्परेचर ही नहीं, स्टैंडर्ड प्रेशर। तो ये प्रेशर हो गया 1 atm। इसे 1 बार भी लिया जाता है, मगर इसे हेनरी लॉ में atm ही लीजिए आप। तो ये 1 atm प्रेशर किसका है, ये है ऊपर जो प्रेशर है, H2S है ना STP पर। तो H2S STP पर है, ऐसा उसने बोला। तो H2S मतलब कि इस टेम्परेचर पर है और इस प्रेशर पर है। तो 1 atm को बार में कन्वर्ट करेंगे हम। बार में क्यों कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ये रिलेशन atm बार का याद रखना। मैं यहां डालूंगा 0.987 बार
आंसर एटीएम में भी लिया जा सकता था, लेकिन वो फिर KH जो पीछे दिया है आंसर में एनसीईआरटी में वो बार में दिया है, इसलिए मैंने भी आपको बार में कन्वर्ट कर दिया है। 0.195 डिवाइडेड बाय 0.195 प्लस 55.55, आपको बस जस्ट अब KH निकालना है और जो कि आएगा 282। सॉल्व करना है मतलब इसे, और कुछ नहीं है। तो एक ही ये 2-3 बातें अगर आपको इसमें पता हो तो आप आसानी से इस क्वेश्चन में KH निकाल सकते हैं। अब चलते हैं 2.7 पर, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी? चलिए देखते हैं कि अगर, तो देखिए ये मैंने पहले गिवन लिख लिया है सॉल्यूशन 2.7 का। कंडीशन समझाता हूं मैं। नीचे वाटर है, ऊपर और नीचे CO2 डिजॉल्व है, यानी रेड CO2 को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये ब्लैक वाटर को। कह रहा है कि KH4CO2 सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट है, ये वो है हेनरी लॉ कांस्टेंट CO2 का इतना है। देखिए वैल्यू ज्यादा है कम है, तो ये वैल्यू कहीं से कम तो नजर आ नहीं रही है, 10 की पावर 8 पास्कल है। इसका मतलब समझते हो, अगर KH बहुत ज्यादा है तो बहुत कम CO2 डिजॉल्व होगी, मतलब नंबर ऑफ मोल CO2 के जो अंदर होंगे वो पानी के मुकाबले ना के बराबर होंगे। जैसे पानी के 1000 मोल है तो CO2 का आधा ही मोल है, तो पानी के मोल के मुकाबले CO2 बहुत कम होगा क्योंकि KH बहुत ज्यादा है। निकालना क्या है, कितनी CO2, वही नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं CO2 के, कितने मोल CO2 के अंदर डिजॉल्व हैं, जिन्हें मैं कह रहा हूं ना बहुत कम मोल है। इस पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया है 500 ml, पूरे सॉल्यूशन का, मगर सॉल्यूशन में सोल्यूट है ही कितना? आप ही तो कह रहे हैं कि KH बहुत ज्यादा है। अगर KH बहुत ज्यादा है तो CO2 बहुत कम डिजॉल्व होगी, तो 500 ml सॉल्यूशन में CO2 ना के बराबर है। मोस्टली मॉलिक्यूल नीचे किसके हैं, वाटर के। इसलिए ऐसे क्वेश्चंस में जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम होता है वो वॉल्यूम लगभग किसके बराबर होता है, सोल्यूट के। सॉल्यूशन में दो पार्ट होते हैं, सोल्यूट और सॉल्वेंट। रेड है सोल्यूट और ब्लैक है सॉल्वेंट। तो रेड ना के बराबर है क्योंकि KH बहुत ज्यादा है, तो अधिकतर अंदर सिर्फ सॉल्वेंट ही है, इसीलिए सॉल्यूशन के ही वॉल्यूम को किसका वॉल्यूम मान लिया है, सॉल्वेंट का। अब फॉर्मूला लिखते हैं, P इक्वल्स टू KH और ये चाहिए। अब P किसका, प्रेशर CO2 का दिया है, KH दिया है, निकालना क्या है, इसे खोल लीजिए। पहले PCO2 डाल लेते हैं। PCO2 है 2.5 ATM। अब KH कितना है, KH है ये रहा 1.67 इंटू 10 की पावर 8 पास्कल। अब ये चाई खोल लीजिए, नंबर ऑफ मोल्स, ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2, तो CO2 का मोल फ्रैक्शन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। तो ये निकालना है मुझे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2। अब आपको पता है ये वाली वैल्यू तो मैं इग्नोर कर दूंगा क्योंकि CO2 के मोल बहुत कम है अंदर, क्योंकि KH बहुत ज्यादा है। अब एक और चीज, ये ATM है और ये पास्कल है, तो ये यूनिट्स कटेंगे नहीं। अब यूनिट्स काटने के लिए मुझे इसे पास्कल में या इसे ATM में बदलना पड़ेगा। मैं इसे पास्कल में बदलता हूं। एक ATM में 1,01,325 पास्कल होते हैं, तो 101325 पास्कल एंड 1.67 इंटू 10 की पावर 8 पास्कल। यहां क्या चेंज करने वाला हूं, NCO2 ऊपर लेने वाला हूं और NH2O नीचे, नीचे से CO2 को हटा दिया। अब ये तो खैर मैं निकाल लूंगा NCO2, NH2O कैसे पता चलेगा? कितना वाटर है, 500 ml। अभी पिछले क्वेश्चन में क्या हुआ था, जितना पानी का ml में वॉल्यूम होगा उतना ही पानी का ml में मास होगा, ऐसा सिर्फ पानी के लिए होता है। तो 500 ml पानी का मतलब 500 ग्राम वाटर, कितने में, मोलर मास कितना, 18 ग्राम पर मोल। तो ये है मास ऑफ वाटर, मोलर मास ऑफ वाटर, तो ये नंबर ऑफ मोल्स हो गए वाटर के। अब जो कि आएंगे 2.5 इंटू 101325 पास्कल और
इक्वल्स टू 1.67 इंटू 10 की पावर 8 पास्कल मल्टीप्लाई NCO2 डिवाइडेड बाय 27.77। अब आपको यहां से सिर्फ NCO2 निकाल लेना है जो कि आएगा 0.042 मोल। ठीक है जी, अब चलते हैं एक्सरसाइज के 2.13 क्वेश्चन पर, जो कि इनके जैसा नहीं है, इनसे थोड़ा सा अलग है। चलिए, क्वेश्चन में कंडीशन ये है कि एक सॉल्यूशन है, ये नीचे मैंने एक सॉल्यूशन लिया है। अब सॉल्यूशन 13 को देखो, इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर ऊपर प्रेशर एक बार हो, ये ऊपर प्रेशर एक बार है, तो उस समय जो गैस नीचे डिजॉल्व होती है वो 6.56 मल्टीप्लाई में 10 की पावर -3 ग्राम है। ये 6.56 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम क्या है? ये गैस का मास है जो उस समय डिजॉल्व होता है जब ऊपर प्रेशर एक बार हो। तो अगर प्रेशर या अगर नीचे मास इतना डिजॉल्व है, नीचे मास इतना डिजॉल्व है, तो ऊपर कितना प्रेशर होगा? सिंपल क्वेश्चन है। अभी इतना, या ऐसे समझो, देखो ऐसे समझो कि ऊपर मास अगर नीचे मास इतना है डिजॉल्व फॉर्म में, तो ऊपर प्रेशर एक बार है। तो अगर नीचे मास इतना डिजॉल्व होगा तो ऊपर क्या प्रेशर होगा? तो ये फॉर्मूला लगाइए ना, P1/m1 और P2/m2। तो इस फॉर्मूले में ये जो P1 है ये एक बार है और M1 है 6.56 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम। तो अगर मास इतना है 5 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम, तो प्रेशर कितना होगा? तो हमने जो पढ़ा है वो ये कि P/m का रेशियो चेंज नहीं होता है। तो जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लीजिए इसे। P2 आएगा आपका लगभग 0.762 बार। दैट्स इट। अब एक क्वेश्चन जो अगला है वो है 2.35, ये जो नीचे लिखा है NCERT का क्वेश्चन है। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में KH और CH4 दिया है, ये तो ठीक है। KH की यूनिट देखिए mm/Hg। अब ये यूनिट ही बता रही है कि ये वाला फॉर्मूला लगाना है, P = KH मल्टीप्लाई ये चाई CH4। मगर इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि बच्चे ये नहीं समझ पाते हैं कि सॉल्युबिलिटी निकालना है तो मतलब क्या निकालना है। दरअसल सॉल्युबिलिटी किसी एक चीज पर फिक्स नहीं है। मोलैरिटी निकालने का मतलब भी, अगर मैं सॉल्यूशन की मोलैरिटी निकाल रहा हूं तो भी मैं सॉल्युबिलिटी निकाल रहा हूं, और सॉल्युबिलिटी ऐसे भी निकलती है ग्राम पर लीटर। और सॉल्युबिलिटी मोल फ्रैक्शन को भी बोलते हैं, यानी कि मोल फ्रैक्शन इज मेजरमेंट ऑफ सॉल्युबिलिटी या सॉल्युबिलिटी इज मेजरमेंट ऑफ मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन ही निकालना है मुझे इस केस में। और मोलैरिटी क्यों नहीं निकाल रहा मैं? अगर मोलैरिटी भी निकाल सकते हैं तो भाई KH ये वाला दिया है ना, तो यही फॉर्मूला लगा पाऊंगा मैं। तो P है 760 mm of Hg एंड KH है 4.27 इंटू 10 की पावर 5 mmHg। अब आपको जस्ट इसे सॉल्व करना है और ये निकाल लेना है आपको चाई CH4, जो कि आएगा 1. मैं अब हेनरी लॉ के न्यूमेरिकल करवाने वाला हूँ कुछ, जो कि NCERT में नहीं है। और वो NCERT में जो हेनरी लॉ का फॉर्मूला दिया है P = KHx, जिसमें KH ATM पास्कल या बार में होता है, उससे अलग है फॉर्मूला ये। अब वो फॉर्मूले मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए थे। चलिए मैं पहले आपको क्वेश्चन समझा देता हूं। एग्जाम्पल फर्स्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन आप रीड कीजिएगा, मैं आपको समराइज वे में समझाता हूं। वो कह रहे हैं कि कितना N2 डिजॉल्व है अंदर, ये निकालिए। यानी N2 की कंसंट्रेशन निकालिए कि अंदर कितना N2 डिजॉल्व है।
मगर कंसंट्रेशन तो मोल फ्रैक्शन और मोल पर लीटर दोनों को कहते हैं, यानी मोलैरिटी भी कंसंट्रेशन ही है और मोल फ्रैक्शन भी कंसंट्रेशन है। लेकिन मुझे कौन सी कंसंट्रेशन निकालनी है? मुझे मोलैरिटी निकालनी है, मोल फ्रैक्शन नहीं। कैसे पता चला मुझे मोलैरिटी निकालनी है? KH की यूनिट देखिए, मोलैरिटी लगा हुआ है ना, तो ये जो KH है ये किस फॉर्मूले में फिट होगा? मोलैरिटी वाले में। तो जो कंसंट्रेशन निकल कर आएगी वो मोलैरिटी वाली निकल कर आएगी। अब ये फॉर्मूला होता है कि मोलैरिटी इज इक्वल्स टू KH मल्टीप्लाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ N2। अब ये PN2 क्या होता है पता है? ऊपर वाला प्रेशर, जो प्रेशर ऊपर है। तो ऊपर N2 का प्रेशर दिया है? नहीं, ऊपर टोटल प्रेशर दिया है। टोटल क्यों दिया है? क्या ऊपर और भी कुछ मौजूद है? हाँ, एयर है ना, ये वाटर है और ये एयर है। तो एयर में तो यार बहुत सारी गैसेज होती है ना, उनका टोटल दिया है और मुझे सिर्फ किसका प्रेशर चाहिए? N2 का। लेकिन टोटल के साथ ध्यान से देखिए मोल फ्रैक्शन दिया है N2 का। अब अगर मैं डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का इस्तेमाल करूं, तो अगर टोटल प्रेशर मिक्सचर का दिया है, तो मिक्सचर में अगर N2 का मोल फ्रैक्शन दिया है, तो टोटल प्रेशर की N2 के फ्रैक्शन से क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई। जैसे मान लो टोटल प्रेशर 1 ATM होता, ऊपर टोटल प्रेशर 1 ATM है और N2 का फ्रैक्शन है हाफ, तो 1 ATM में से हाफ प्रेशर किसका हो जाता? N2 का। लेकिन फिलहाल टोटल के साथ जो फ्रैक्शन दिया है वो हाफ नहीं है, वो है 0.78। तो अब मैं टोटल प्रेशर की 1 ATM की 0.78 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, जिससे निकल कर आएगा 0.78 ATM। ये है PN2 का प्रेशर। अब अगर मैं इस इक्वेशन के लिए ये PN2 निकल कर आ गया, तो PN2 अगर मैं इस इक्वेशन में फिट करता हूं यहां पर, तो चलिए देखते हैं क्या कोई परेशानी आएगी। 842 इंटू 10 की पावर -7 कैपिटल M बाय HG मल्टीप्लाई PN2 कितना है? 0.78 ATM। मगर देखिए यहां प्रेशर की यूनिट है HG और यहां ATM, तो ATM से HG तो कटेगा नहीं। मुझे आंसर किस में चाहिए? मोलैरिटी में, कैपिटल M में, मोल पर लीटर में। मगर HG से ATM तो कटेगा नहीं, इसलिए मैं ATM की जगह HG डालूंगा। और क्योंकि एक ATM 760 HG होता है, तो इसलिए मैं यहां 760 लिखता हूं। अब मैं HG से HG काटूंगा और आंसर आएगा 4.99 इंटू 10 की पावर -4 मोलर। तो ये देखिए एक सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर सिर्फ आपको इतनी नॉलेज हो कि KH की डिफरेंट यूनिट्स के साथ कौन से फॉर्मूले लेने हैं और ये मोलैरिटी ही क्यों है, मोल फ्रैक्शन क्यों नहीं है या और कुछ क्यों है। अब अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल 2, जो कि सॉल्युबिलिटी ऑफ प्योर N2 वाला क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में इसे फिर से मैं समराइज कर देता हूं। इस क्वेश्चन में उन्होंने ऊपर प्रेशर दिया है N2 का 1 ATM, तो मैं यहां लिख देता हूं सॉल्यूशन 2 है ये, तो मैं यहां लिखता हूं कि प्रेशर 1 ATM दिया हुआ है, 1 ATM। तो प्रेशर 1 ATM दिया हुआ है N2 का, और जिस समय प्रेशर 1 ATM है उस समय N2 की नीचे मोलैरिटी यानी N2 के मोल जो डिजॉल्व हैं वो इतने हैं 1 लीटर सॉल्यूशन में। यानी हर लीटर सॉल्यूशन में, इससे कोई मतलब नहीं है कि ये सॉल्यूशन 1 लीटर है या नहीं, मगर अगर ये 1 लीटर होता तो इतने मोल N2 के डिजॉल्व होते। यानी मोलैरिटी दी है जिसका साइन मैं कैपिटल M1 लिखूंगा, 6.8 इंटू 10 की पावर -4। अब क्वेश्चन की दूसरी कंडीशन यह है कि अगर ऊपर प्रेशर 0.78 ATM हो जाए, अगर ऊपर प्रेशर 0.78 ATM हो जाए तो मोलैरिटी नीचे कितनी होगी। यानी अगर ऊपर का प्रेशर मैं कम करके 0.78 ATM कर दूं तो नीचे की कंसंट्रेशन क्या होगी। तो कंसंट्रेशन तो कम ही होगी, प्रेशर कम करोगे तो कम मोल डिजॉल्व होंगे 1 लीटर में, मगर फिर भी हमें निकालनी है। तो निकालने के लिए रिलेशन लगाइए ना M1, या ऐसे समझाता हूं कि सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। जितनी उतनी ही ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी जितना ऊपर प्रेशर होगा।
अब मैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाकर KH लगाता हूं और KH मल्टीप्लाई में P। अब मैं मोलैरिटी को P से डिवाइड कर देता हूं और ये आता है KH, यानी M/P मोलैरिटी बाय प्रेशर का रेशियो कांस्टेंट आएगा। इसका मतलब M/P चेंज नहीं होगा, यानी जो दूसरा अगर मैं मतलब प्रेशर चेंज करता हूं, जैसे मैं प्रेशर, अब मैं KH हटा रहा हूं, जैसे मैं प्रेशर ये P1 और ये मोलैरिटी M1, तो मैं प्रेशर अगर P2 करता हूं तो मोलैरिटी M2 हो जाएगी, मगर रेशियो में कोई चेंज नहीं आएगा। उसी ने तो बताया अभी कि मोलैरिटी और प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, मतलब जो रेशियो नया आएगा, मतलब जो नया ये वैल्यूज आएंगी, इनसे भी रेशियो वही आएगा जो पहले आता है। अब M1 जो है वो है 6.8 इंटू 10 की पावर -4 और P1 जो है वो है मेरा 1 ATM और जो मेरा M2 है वो मुझे निकालना है और P2 है 0.78। अब जैसे मैं M2 कैलकुलेट करूंगा वो आएगा लगभग 5.33 इंटू 10 की पावर -4 मोल पर लीटर। तो होप कि आपने मेरे फॉर्मूले जो मैंने इनिशियल क्लास में अभी समझाए थे वो फॉर्मूले आपने अच्छे से उस समय रीड किए थे, तो आपको इन क्वेश्चंस में कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगी। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जरा इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन को मैं यहां समराइज करूं। इस क्वेश्चन में पार्शियल प्रेशर दिया है O2 गैस का, मतलब इस समय वाटर में जो गैस डिजॉल्व हो रही है वो O2 है। तो इन्होंने O2 का पार्शियल प्रेशर दिया है, जो हमें चाहिए भी होता है क्वेश्चन करने के लिए, और पूछ रहे हैं कि कितनी O2 का मास पर लीटर सॉल्यूशन में है, यानी अगर ये इस सॉल्यूशन के हर एक लीटर में कितना मास है। मीनिंग उसने डायरेक्ट ये बोला कि ग्राम पर लीटर निकालिए O2 का ग्राम पर लीटर निकालिए, मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने ग्राम O2 है। जैसे हमसे बोले सॉल्युबिलिटी निकालिए, अब सॉल्युबिलिटी निकालने का मतलब मोल फ्रैक्शन निकालना भी होता है, और सॉल्युबिलिटी निकालने का मतलब मोलैरिटी निकालना भी होता है, सॉल्युबिलिटी निकालने का मतलब ग्राम पर लीटर निकालना भी होता है। इसलिए इसने हमें ग्राम पर लीटर निकालने के लिए कहा है। मगर इसका KH देखिए, जो KH इसने मुझे दिया है, जो KH इसने मुझे दिया है वो KH बार वाला है। अब बार अगर KH की यूनिट अगर बार है, किलो तो कोई यूनिट नहीं है, किलो तो एक नंबर होता है ना, 10 की पावर 3 1000 के लिए लिखा है, बार ही है बस यूनिट। तो बार यूनिट में जो फॉर्मूला लगेगा वो ये वाला होगा, मोल फ्रैक्शन वाला। तो क्योंकि KH की यूनिट बार है तो मैं इसी फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को कर पाऊंगा। क्या मैं डायरेक्ट ग्राम पर लीटर निकाल सकता हूं? हां, डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है ग्राम पर लीटर का, वीडियो की स्टार्टिंग में बताया ना मैंने, लेकिन उसके लिए KH की यूनिट कुछ और होनी चाहिए थी। अब ये बार में यूनिट है तो इसलिए ये फॉर्मूला डायरेक्ट ग्राम पर लीटर नहीं निकालेगा। तो पहले मैं X निकालूंगा, देखते जाइए। अब देखना, KH की यूनिट बार पास्कल ATM में हो तो ये फॉर्मूला यूज करें, ये वाला। अब मैंने KH को मैं नीचे ले गया, तो KH को मैं नीचे ले गया तो XO2 PO2 डिवाइड बाय KH बच गया। अब पार्शियल प्रेशर O2 का ये रहा 0.98 बार और KH ये रहा, किलो की वैल्यू डाल दी, सॉल्व किया तो ये फ्रैक्शन आ गया, और फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती। चलिए फ्रैक्शन तो आ गया, अब क्या निकालना है? अब ध्यान से देखना, मैं अब मोलैरिटी निकालने वाला हूं। सही सुना आपने, मोलैरिटी। ग्राम पर लीटर में मोलैरिटी को ग्राम पर लीटर में कन्वर्ट करना बड़ा आसान होता है। तो पहले मैं मोलैरिटी निकालने वाला हूं। अब मोलैरिटी निकालने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, देखिए जब मेरा XO2 यानी चाई O2 निकल गया, यानी मोल फ्रैक्शन O2 का निकल गया, तो मैंने फिर मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला लिखा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 डिवाइड बाय टोटल मोल। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 डिवाइडेड बाय टोटल मोल। अब मैं नीचे से NO2 को हटाऊंगा, क्यों? क्योंकि KH की वैल्यू बहुत ज्यादा है, देखिए बड़ी वैल्यू है KH की।
10 की पावर 3 है ना, यानी 34 को 1000 से मल्टीप्लाई करना है, यानी लगभग 34,000 के करीब, काफी बड़ी वैल्यू। और KH जितना बड़ा होगा इस फॉर्मूले में, KH जितना बड़ा होता है उतना ही कम गैस सॉल्युबल होगी। KH जितना बड़ा उतनी ही कम गैस सॉल्युबल होगी। तो इसका मतलब गैस के मोल्स जो अंदर डिजॉल्व हैं वो काफी कम है, इसलिए मैंने यहां से NO2 गायब कर दूंगा मैं। अब NO2 अगर मैं हटा दूं तो NO2 डिवाइड बाय N वाटर बचता है, और ये मैंने वाटर के मोल निकाले। अब अगला सवाल आपके लिए यही है कि मैंने ये मोल कैसे निकाले। मैंने सॉल्यूशन को 1 लीटर लिया। अब आप कहेंगे 1 लीटर क्यों लिया? क्योंकि उसने कहा कि ग्राम पर लीटर में निकालिए। पर लीटर सॉल्यूशन में बताना है, पर लीटर सॉल्यूशन में बताना है कि कितने ग्राम O2 है। तो मैंने इसलिए सॉल्यूशन 1 लीटर लिया। अब 1 लीटर सॉल्यूशन में सोल्यूट भी होगा और सॉल्वेंट, मगर सोल्यूट जो अंदर घुला है, यानी जो गैस अंदर घुली है, वो ना के बराबर है। तो सॉल्यूशन का मोस्टली पार्ट सॉल्वेंट ही है। तो मतलब कि 1 लीटर सॉल्यूशन एक्चुअली में 1 लीटर सॉल्वेंट ही है। तो सॉल्वेंट क्या है हमारा? वाटर। यहां से मुझे वाटर का वॉल्यूम मैंने ले लिया 1 लीटर, जो कि 1 लीटर सॉल्यूशन है, लेकिन वो वाटर का ही वॉल्यूम है क्योंकि सोल्यूट बहुत कम है। वाटर में गैस जो डिजॉल्व हुई है वो बहुत कम है, तो जो सॉल्यूशन 1 लीटर है उसमें मोस्टली 99.9% वाटर ही है। अब ये वाटर की डेंसिटी का फॉर्मूला D = मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी होती है वाटर की 1 ग्राम पर ml, जो दी नहीं होती है, हमें हमेशा ये ले लेनी होती है अपने आप। अब मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम वाटर का 1000 ml, हालांकि लीटर था मगर मैंने उसे 1000 ml कर लिया क्योंकि ये ml है, ताकि ml से ml कट जाए और मास किस में निकले? ग्राम में। तो आप डायरेक्ट हमेशा ये लगाना सीखिए कि 1 लीटर अगर आप सॉल्यूशन लेंगे और सॉल्यूशन में KH बहुत ज्यादा है तो वो सोल्यूट बहुत कम होगा, तो 1 लीटर सॉल्यूशन 1 लीटर सॉल्वेंट हो जाएगा। और 1 लीटर सॉल्वेंट जो होगा मेरा वाटर है, अगर सॉल्वेंट वाटर है तो 1 लीटर सॉल्वेंट जो होगा उतना ही जितना ml में वॉल्यूम होगा, 1 लीटर में कितने ml है? 1000 ml, तो 1000 ग्राम ही वाटर हो जाएगा। अब देखिए ये मेरा मास है वाटर का। अब मैं N वाटर लिख रहा हूं, ये तो मैंने हटा दिया है। N वाटर 1000 ग्राम वाटर, 18 ग्राम मास अपॉन में मोलर मास, ये आया 55। तो क्यों ना डायरेक्ट आगे से हम डायरेक्ट लिखेंगे कि 1 लीटर वाटर में कितने मोल होते हैं? 55। यानी घर में अगर मैं 1 लीटर पानी लूं गिलास में तो उसमें पानी के मॉलिक्यूल्स की संख्या क्या होगी? 55। अब मैंने इसे 55 को मल्टीप्लाई कर दिया, नंबर ऑफ मोल्स निकल गए O2 के यहां पर। ये मैंने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए O2 के यहां पर। नंबर ऑफ मोल्स O2 के, ये मोल फ्रैक्शन से, मोल फ्रैक्शन यहां से निकल कर आया था, मोल फ्रैक्शन से 55 की मल्टीप्लाई कर दी, मोल निकल गए। अब ये पर लीटर कहां से आया? अभी तो आपने पर लीटर सॉल्यूशन में ही तो निकाला है ये। तो ये जो मोल आए हैं ये पर लीटर सॉल्यूशन में आए हैं। अब मोल पर लीटर यूनिट नहीं होनी चाहिए, ग्राम पर लीटर होनी चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा कि मोल को मास में कन्वर्ट करूंगा। 1 मोल O2, ये मोल किसके हैं? O2 के हैं, गैस के। 1 मोल O2 का मास O मल्टीप्लाई में 2, एटॉमिक मास डालिए O का 16 दूनी 32 ग्राम, ये 1 मोल O2 का मास है। तो अब इस मोल की जगह मैं मास लिखूंगा 32 ग्राम। तो इससे मोल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मास में, और आंसर आएगा ग्राम पर लीटर में। तो ग्राम पर लीटर में अगर आपको आंसर निकालना है ऐसे क्वेश्चंस में, तो इसके लिए आपको मोल में मोलर मास डालकर मल्टीप्लाई कर देना है मोल से। जैसे ऐसा होता है ना, 2 मोल, कोई चीज 2 मोल है और उसके 1 मोल का मास 18 है, तो 2 मोल का मास कितना हो गया? 36। तो मतलब मोल की मोलर मास, या ऐसे नंबर ऑफ मोल्स मास अपॉन में मोलर मास होता है, तो नंबर ऑफ मोल कितने हैं? इतने, और इस नंबर ऑफ मोल की किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए? मोलर मास से, तो क्या निकल गया? मास। चलिए नेक्स्ट कोई एग्जांपल पर चलते हैं, वो भी इससे डिफरेंट है। ये क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, ये भी कॉम्पिटिशन्स में आता है। मैं इसको क्वेश्चन को एक बार समराइज करता हूं। देखिए,
ऊपर एयर है, तो अगर ऊपर एयर है तो एयर में और भी गैसेज होती हैं, सिर्फ N2 ही नहीं होती है, एयर में O2 भी होती है, एयर में नियॉन हीलियम गैसेज भी होती है, आर्गन भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, मगर हमें किससे मतलब है? N2 से। तो इन्होंने N2 का प्रेशर नहीं दिया है। N2 का क्या प्रेशर है ये नहीं दिया है। दिया ये है कि टोटल जितनी भी गैसेज हैं उन गैसेज में से N2 का फ्रैक्शन 0.8 है और टोटल प्रेशर 5 atm है। इन दोनों चीजों से, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से, P टोटल और ऊपर एयर में जो फ्रैक्शन है, ये वाला फ्रैक्शन नहीं है, ये वाला नहीं है, चाई वाला। चाई वो फ्रैक्शन होता है जो नीचे होता है गैस का। अब टोटल ये जो फ्रैक्शन है N2 का, इससे 5 atm की मल्टीप्लाई कर दो तो PN2 निकल जाएगा, PN2। अब नीचे वाटर के इतने मोल है, तो पूछ रहा है नाइट्रोजन के कितने मोल डिजॉल्व होंगे। देखिए बच्चों, क्वेश्चन बहुत इजी है। अगर हम थोड़ी चीजें यहां से हटा दें, देखिए ये थोड़ी सी चीजें मैं यहां से हटा देता हूं। क्वेश्चन बहुत इजी है कि अगर मुझे PN2 पता चल जाए ना, PN2 कि ऊपर प्रेशर N2 का कितना है, वो पता चलेगा 5 atm टोटल प्रेशर से 0.8 की मैं क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई। तो ये 4 atm प्रेशर N2 का है। और अगर मुझे N2 का प्रेशर ऊपर पता चल गया तो इस फॉर्मूले पर आ जाइए। अगर मुझे N2 का प्रेशर पता हो ऊपर और KH पता हो तो ये चाई N2, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 निकल जाएगा। और अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 का मैं फॉर्मूला खोलूं तो मैं यहां से NN2 निकाल सकता हूं, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 जो डिजॉल्व है। सबसे पहले मैंने ये लिखा PN2 इक्वल टू KH चाई N2, और ये KH की वैल्यू है, ये KH की वैल्यू है, यहां देखिए। तो KH दिया हुआ है तो मैंने KH डाल दिया जो कि है 10 की पावर ना, ये एक्चुअली में मैंने यहां इसे बंद कर दीजिए। इसके बाद ये स्टेप है, ये वाला। सबसे पहले जो ये यहां तक बॉक्स बना लीजिए। सबसे पहले ये PN2 इक्वल टू KH मल्टीप्लाई में चाई N2, मैं पहले मोल फ्रैक्शन निकालूंगा N2 का। PN2 पता है मुझे? नहीं पता। कैसे चलेगा? PN2 निकाल रहा हूं अब मैं। टोटल प्रेशर ऊपर कितना है और ऊपर मोल फ्रैक्शन कितना है N2 का। अब ये PN2 निकल गया। अब मैंने PN2 4 atm यहां डाला, यानी ऊपर वाली इक्वेशन का इस्तेमाल करना है, यानी ऊपर वाली इक्वेशन यहां से यहां आ गई। 4 atm मैंने प्रेशर डाला, KH मुझे गिवन है मैंने वो डाला, और मैंने ये चाई N2 निकाल लिया, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ N2। अब मैंने ये मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 एंड टोटल मोल। क्योंकि KH बहुत ज्यादा है तो इससे नंबर ऑफ मोल्स जो N2 के होंगे वो नीचे बहुत ज्यादा डिजॉल्व नहीं होंगे। तो क्योंकि KH ज्यादा है तो मैं इस NN2 को हटा सकता हूं नीचे से, क्योंकि ये वैल्यू बहुत छोटी आएगी, नंबर ऑफ मोल्स N2 के ज्यादा डिजॉल्व नहीं होंगे। तो फॉर्मूला होगा चाई N2 NN2 डिवाइड बाय N वाटर। अब N वाटर तो उसने दे ही रखे हैं 10 मोल, ये रहा ना 10 मोल वाटर। तो अगर मैं 10 मोल वाटर डाल दूं तो ये मल्टीप्लाई करते ही नंबर ऑफ मोल्स N2 के कितने डिजॉल्व है ये निकल जाएगा। अभी हेनरी लॉ पर इतना ही, आगे मैं और हेनरी लॉ के न्यूमेरिकल कराऊंगा। थोड़ा वीडियो को छोटा रखने के लिए मैंने ज़्यादा इसमें न्यूमेरिकल हेनरी लॉ के नहीं लिए हैं, लेकिन ये इतने न्यूमेरिकल हैं कि आप बहुत अच्छी हेनरी लॉ पर अपनी इस थ्योरी पर जो मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाई और न्यूमेरिकल से अच्छी पकड़ आप हेनरी लॉ पर बना सकते हैं।